हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। ये जो सेशन है हमारा, ये हम हिंदी भाषा में करेंगे। आपके पास जो सामने लिखा आएगा वो हिंदी लैंग्वेज में लिखा आएगा। तो मैं पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम शिक्षण के बारे में बात करेंगे। टीचिंग, शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं, उसके कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इनका हिंदी में वर्जन अभी आपको सामने दिखेगा। सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण पूर्णतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये तो हमें पता ही है कि ये पूरी तरह से सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये मुझे प्रॉपरली हिंदी नहीं आती है तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। शिक्षण पूर्णतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमारे समाज मतलब सोसाइटी के अंदर जो शिक्षण है, टीचिंग है, वो प्रॉपरली पूर्णतः एक सामाजिक प्रक्रिया, एक सोशल प्रोसेस है। क्योंकि समाज परिवर्तनशील होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी यानी समाज में वक्त वक्त पर बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। अतः शिक्षण पर समाज की परिवर्तनशीलता का पूरा प्रभाव पड़ता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे समाज में वक्त वक्त पर परिवर्तन होते हैं उनका सीधा प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ जैसे कि शासन, स्वरूप, दर्शन, मूल्य, संस्कृति एवं विचारधारा आदि शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। इनका कहने का यहाँ मतलब यह है कि जो भी चीज़ें हमारी समाज से रिलेटेड हैं, ठीक है, जुड़ी हुई हैं हमारे समाज से, चाहे वो शासन हो स्वरूप रूप से, दर्शन हो, मूल्य हो, हमारा संस्कृति हो मतलब कल्चर हो, मूल्य मीन्स वैल्यूज़ हो, एवं विचारधारा मतलब जो हम सोचते हैं, हमारे सोचने का नज़रिया है, आदि शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। उसके हिसाब से ही जो शिक्षण है वो डिसाइड होता है और शिक्षण को ये डायरेक्ट वे में मतलब सीधे सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। वर्तमान में शिक्षण को त्रिध्रुवीय संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें मतलब इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। त्रिध्रुवीय इसीलिए इसे स्वीकार किया गया है। पहला शिक्षण जिसको हम टीचिंग कहते हैं, दूसरा शिक्षार्थी मतलब बच्चा जो सीखने वाला है, जिसको हम इंग्लिश में लर्नर भी कहते हैं। पाठ्यक्रम, सीखने के प्रयास किए जाते हैं। पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम। पाठ्यक्रम का यहाँ मतलब यह जो भी चीज़ें आपको आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं या कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, उसमें शिक्षण का स्थान सर्वोपरि माना गया है। ये जो त्रिध्रुवीय पूरा ये जो प्रोसेस है जहाँ इसको कंसीडर किया गया है, यहाँ पे जो शिक्षण है उसका स्थान सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि वह अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण सबसे प्रमुख है, सबसे ऊपर है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये हमने पहले भी देखा। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना है। शिक्षण शब्द किससे बना है? शिक्षा से, जिसका अर्थ है शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, मतलब शिक्षा देना। शिक्षण की प्रक्रिया मानव व्यवहार को प्रभावित करने की तकनीक है। बच्चे को हम स्कूल में इसीलिए भेजते हैं ताकि वह कुछ वहाँ पे जाकर के सीखेगा। जो टीचर उसको सिखाएगा, जो टीचिंग यानी शिक्षण एक शिक्षक बच्चे को देगा, वो सीधा सीधा उसके व्यवहार को परिवर्तित करेगा। परिवर्तन लाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षण। शिक्षण का तात्पर्य बालक को कक्षा में निश्चित समय, निश्चित विधियों, निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। इनका कहने का मतलब यह है कि एक स्कूल में टीचर है, बच्चे को जब वो पढ़ाता है तो क्या होता है, एक टाइम डिसाइड होता है, निश्चित समय होता है, और विधियाँ यानी मेथड्स की किन किन विधियों द्वारा जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाएगा वो भी पहले से वो निश्चित करके आता है, डिसाइड करके आता है।
और स्थान तो निश्चित होता ही है क्योंकि वो क्लास में पढ़ा रहा है, और ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान्ड होती हैं, पूर्व नियोजित ढंग से पढ़ाया जाता है, ढंग से शिक्षण दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षण का स्थान प्रमुख होता है तथा बालक का स्थान गौण हो जाता है। मतलब पहले स्थान पर, ऊपरी स्थान पर शिक्षक रहता है और दूसरा स्थान यहाँ पे बालक का हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। ये है वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, उनके अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। इनका कहना ये है कि शिक्षण माने टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक व्यक्ति मतलब टीचर दूसरे व्यक्ति मतलब जैसे बच्चे हो गए उनको ज्ञान देता है, उनको कौशल, उनके जो स्किल्स हैं, कौशल है उसका विकास करने में मदद करता है तथा अभिरुचियों को सीखने, मतलब जो चीज़ वो सीखना चाहते हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छे से सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। एडमोंड एमेडन के हिसाब से, उनके अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है, मतलब वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बातचीत होती है, मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। अब बात करते हैं जो शिक्षक, इन्होंने ये आगे लिखा है कि जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है, मतलब जो टीचर और बच्चे के बीच में बातचीत होती है उसी से ही इनका मतलब है। अब गेज के हिसाब से शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सामने वाला, जो सीखने वाला है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा जो कि अपेक्षित है, जो कि पहले से ही माना गया है कि एक टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहा है वो पहले से सोच के चल रहा है कि हाँ बच्चे के अंदर ये परिवर्तन आएगा। अब राइन्स के अकॉर्डिंग देखें, राइन्स के अनुसार देखें तो दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। मतलब दूसरे को सिखाना है तो उसे वो सीख सके, इसीलिए उसे दिशा निर्देश देने हैं, उसे एक दिशा में लेकर के जाना है, निर्देश देना है और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से उन्हें डायरेक्शन देना, उन्हें उनका रास्ता दिखाना कि वो कुछ सीख सकें और उस रास्ते पर चल सकें। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है, जहाँ कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बहुत ही मैच्योर पर्सन और कम मैच्योर पर्सन के बीच में होती है। परिपक्व मतलब मैच्योर और कम परिपक्व मतलब इमैच्योर, मतलब एक टीचर और एक बच्चे के बीच में हो रही है, जहाँ कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है, मतलब उसे उस शिक्षा की ओर जागरूक किया जाता है और उसे उस रास्ते पर लगाया जाता है कि वो शिक्षा को ग्रहण कर सके, उसे कुछ नॉलेज प्राप्ति हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं? शिक्षण सबसे पहले तो ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जो बालक है उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है शिक्षण। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पहले ही उद्देश्य निर्धारित हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, एम हमारा डिसाइड हो जाता है। एम को हिंदी में हम उद्देश्य कहते हैं, ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, इसको हम गोल भी बोल सकते हैं। तो ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जहाँ पे हम अपना गोल लेकर के चलते हैं कि हाँ एक टीचर ने आज की क्लास में बच्चे को इतना मैटर कंप्लीट कराना है, मतलब पढ़ाना है। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया तो ये है ही, सोशल प्रोसेस तो ये है ही, साथ में ये व्यावसायिक प्रक्रिया भी है क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल खोले जाते हैं
और जो कॉलेजेस खोले जाते हैं उससे कमाई भी होती है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है क्योंकि वो बच्चों का विकास करने में सहायता करता है। और शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया भी है, मतलब ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे बहुत ही दिमाग लगाया जाता है, लॉजिक्स लगाए जाते हैं और फिर बच्चे कुछ सीखते हैं। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पे आमने सामने बैठकर जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है। शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, प्रेरणा मिलती है बच्चे को, वो बच्चा जो है वो मोटिवेट होता है आगे कुछ करने के लिए। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है, मतलब एक दिशा दिखाती है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, 3 वे प्रोसेस है, जो हमने पहले भी बात की, जिसमें शिक्षण आएगा, शिक्षार्थी आएगा और पाठ्यक्रम आएगा। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है, मतलब ये फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। मतलब जो शिक्षक है वो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाता है और स्कूल के बाद जैसे ट्यूशन में पढ़ा रहा है या फिर डाउट क्लियर करने के लिए बच्चे आते हैं तो वो इनफॉर्मल प्रोसेस हो जाता है। अब बात करते हैं टीचिंग के कंसेप्ट के बारे में, मतलब शिक्षण अवधारणाएं। शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया एडमस महोदय के अनुसार, मतलब जो ये 2 वे प्रोसेस है, यहाँ पे एडमस महोदय के अनुसार उन्होंने बताया है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना गया है। इनके मुताबिक इसको 2 वे प्रोसेस माना गया है, द्विमुखी प्रक्रिया माना गया है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इन्होंने पाठ्यक्रम को बीच में नहीं लाया है। इनके अनुसार जो एडमस हैं, इनके अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक होता है और शिक्षार्थी मतलब बच्चा होता है सीखने वाला। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शिक्षण को यानी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्योंकि बच्चे जो क्लासरूम में आते हैं वो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, उनकी भाषाएं भी अलग होती हैं, उनके घर का माहौल भी अलग होता है, उनकी मातृभाषा भी अलग होती है और उनके सोचने की जो प्रॉपर पावर होती है, सोचने की शक्ति होती है, वो भी अलग होती है, नज़रिया अलग होता है। जो दूसरा कारक है वो है शिक्षण उद्देश्य कि किस एम से या किस गोल से, क्या उद्देश्य रख के शिक्षण कराया जा रहा है। फिर है नियोजित कार्य, प्लान्ड वर्क, किस तरीके से सारी चीज़ों को प्लान किया गया है। फिर है वातावरण का प्रभाव, जिस वातावरण में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो वातावरण किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, ये भी एक कारण बन जाता है जो शिक्षण को प्रभावित करता है। फिर है शिक्षण की कुशलता, टीचिंग स्किल्स कि किस तरीके से शिक्षण कराया जा रहा है। फिर है सहायक सामग्री का प्रयोग, जो टीचिंग एड्स होती हैं, मतलब जो सहायक सामग्री होती है उसको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है, ये भी शिक्षण को प्रभावित करता है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रयोग करते हो तो शिक्षण आपका अच्छे तरीके से टेक प्लेस करता है या होता है। अगर आप टीचिंग एड्स यानी सहायक सामग्री का उपयोग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सीधा वो आपके शिक्षण को प्रभावित करता है, आपका शिक्षण सही तरीके से नहीं हो पाता है। फिर है शिक्षण सिद्धांत, क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है शिक्षण के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू लाइफ, मतलब जो भी चीज़ें एक क्या बोलेंगे शिक्षक बच्चों को देता है, शिक्षार्थी को देता है, वो सारी हमारे जीवन से संबंधित होती हैं। फिर है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पे हर एक उद्देश्य रख के ही बच्चों को पढ़ाया जाता है और एक उद्देश्य की तरफ ही हम जाते हैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। फिर है क्रियाशीलता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी कि हाँ कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही आएगा, हम प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, वही मैंने बताया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रख के शिक्षण कराया जाता है। फिर है चयन का सिद्धांत, मतलब सिलेक्शन का प्रिंसिपल, चयन मतलब सिलेक्शन, यहाँ पे हर एक चीज़ जो चीज़
एक शिक्षक ने बच्चों को पढ़ानी है वो पहले से ही उनका चयन करके आता है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस चीज़ को नहीं बोलना है, किस चीज़ को बोलना है, ये सारा कुछ पहले से डिसाइड होता है, सिलेक्शन हो के आता है। फिर है रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट। रुचि को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे बच्चों की रुचि को ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, मतलब बच्चे के अंदर जो है वो पॉजिटिव चेंजेस आए, सकारात्मक उनके अंदर परिवर्तन आए और उनको अभिप्रेरित किया जाता है शिक्षण के द्वारा। फिर है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन मतलब प्लानिंग, हर एक चीज़ यहाँ पे नियोजित करके ही आगे बढ़ा जाता है, शिक्षण की प्रक्रिया होती है, शिक्षण कराया जाता है। फिर है संबंध का सिद्धांत, मतलब कोरिलेशन। यहाँ पे क्या होता है ना, एक टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं वो उसको दूसरे सब्जेक्ट से उसका संबंध बनाने की कोशिश करता है, या हम कहीं को रिलेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कहीं ना कहीं लिंक्ड होती है, सह संबंध होती है और उसके हिसाब से शिक्षण कराया जाता है। फिर है अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस का प्रिंसिपल। बार बार बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, उनका कहीं तो परीक्षा ली जाती है और उनको बार बार उनको तैयार किया जाता है उनकी जो फाइनल परीक्षा है उसके लिए, और उनको बार बार तैयारी करा के उनका अभ्यास करवाया जाता है। फिर है प्रजातंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रिंसिपल। यहाँ पे बच्चों को छूट दी जाती है कि क्योंकि आज का जो टाइम है वो डेमोक्रेसी का टाइम है, तो आज के टाइम में क्या है कि उन्हें भी मौका दिया जाता है उनके इंटरेस्ट बनाने के लिए, वो उनको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है ये भी चीज़ें उनसे जानी जाती हैं। फिर है मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट। जो शिक्षण कराया जाता है उसमें मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे बोर ना हो और उन्हें अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र के बारे में। पहला है ज्ञान से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब ये है कि जो शिक्षण कराया जाता है एक क्लासरूम में, एक कक्षा में, उसमें शिक्षक जो होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षक है वो पहले बच्चों से उनका जो पहले बच्चों ने पिछली क्लास में सीखा था उसको उनसे क्वेश्चन पूछेगा और जानने की कोशिश करेगा कि उनको आता है नहीं आता है, और उनको भी प्रैक्टिस कराएगा कि उनको वो चीज़ आती है, उनको याद आ जाए, और फिर अज्ञात की ओर जाएगा। मतलब जो चीज़ पहले उनको आती है बच्चों को पहले वो सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी या उनसे पूछी जाएगी, और फिर उस चीज़ की तरफ जाया जाएगा जो बच्चे नहीं जानते हैं। फिर है सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू हार्ड। अब जो शिक्षण कराया जाता है कक्षा में हमेशा पहले सरल चीज़ें कराई जाती हैं, फिर हम कठिन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैथ्स के सम होते हैं, मैथ्स के गणित के सवाल होते हैं, उनमें क्या होता है पहले सरल सवाल कराए जाते हैं, उसके बाद में कठिन सवालों की तरफ जाया जाता है। तो शिक्षण सूत्र में दूसरा है सरल से कठिन की ओर। तीसरा है प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पहले चीज़ें बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में समझाई जाती हैं, फिर उन्हें परोक्ष रूप में समझाई जाती हैं, मतलब पहले डायरेक्ट वे में बच्चों को समझाया जाता है, फिर इनडायरेक्ट वे में समझाया जाता है। फिर है संपूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। संपूर्ण मतलब होल और अंश मतलब पार्ट। सबसे पहले जैसे बच्चों को पेड़ के बारे में समझाना है तो पहले बच्चों को बताया जाता है कि हाँ ये पेड़ है, फिर अंश की तरफ जाया जाता है कि पेड़ के कितने भाग हैं, तना है, पत्ते हैं, इन चीज़ों के बारे में बारीकी रूप से फिर बताया जाता है। तो शिक्षण में क्या होता है पहले हम संपूर्ण रूप से बच्चों को एक चीज़ के बारे में बताते हैं और फिर उसके अंश की तरफ हम जाते हैं। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मैक्रो टू माइक्रो। पहले हम बड़ी चीज़ के बारे में, वही चीज़ है कि फूल के बारे में बताना है, फूल के भागों के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हम
पुष्प या फूल का पूरा उनको दिखाएंगे कि हाँ ये फूल होता है, तो हम मैक्रो चीज़ दिखा रहे हैं, मतलब स्थूल चीज़ दिखा रहे हैं। फिर हम सूक्ष्म चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि हम छोटे छोटे भागों की बात कर रहे हैं विस्तारित रूप से। फिर है अनुभव से तर्क की ओर। पहले इसका मतलब है एक्सपीरियंस टू लॉजिक। अनुभव मतलब जो बच्चों को पहले से अनुभव हो चुका है, जो बच्चों ने पहले अनुभव किया है उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद में तर्क की तरफ जाना, जहाँ उन्हें अपना दिमाग लगाना पड़े, उन्हें लॉजिक लगाना पड़े और उनकी जो बुद्धि है उसका विकास हो। फिर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब स्पेसिफिक टू जर्नल। पहले हम नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, ताकि बच्चे को चीज़ समझ में आ जाए। फिर है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, मतलब साइकोलॉजिकल ऑर्डर से लॉजिकल ऑर्डर। यही है कि हम बच्चे की मनोस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से बच्चों को शिक्षण दिया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया कराई जाती है। और फिर हम लॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं, मतलब हम तार्किक क्रम में जाते हैं, जहाँ पे बच्चों को उनका जो बुद्धि का विकास है वो होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षण उद्देश्य के बारे में। रॉबर्ट मैगर के अनुसार एक शिक्षण उद्देश्य ऐसी इच्छा है जो कथन द्वारा व्यक्त की जाती है एवं जिसमें शिक्षार्थी में प्रोत्साहित अधिगम का उल्लेख होता है। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है, रॉबर्ट मैगर का, कि शिक्षण क्या है। एक शिक्षण उद्देश्य ऐसी इच्छा है। ये शिक्षण उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ शिक्षण उद्देश्य एक ऐसी इच्छा होती है जो कथन, मतलब जो प्रॉपरली बता करके बच्चों को पढ़ाई जाती है और जिसमें जो शिक्षार्थी है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब मोटिवेट किया जाता है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सके, उसका अधिगम अच्छे से हो सके, लर्निंग अच्छे से टेक प्लेस कर सके। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में प्राप्त होते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो है, वो शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रख के शिक्षण देता है, शिक्षण प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही होता है ना कि बच्चों का विकास हो और उनके बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आए। तो हमारा शिक्षण का उद्देश्य कितना सफल हुआ है ये देखने के लिए बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है ये देखा जाता है। फिर है कि वे अपेक्षित अधिगम अथवा शिक्षण के प्रतिफल या शिक्षार्थियों शिक्षण से संबंधित होते हैं, मतलब जो भी उनका अपेक्षित अधिगम हमने सोचा था कि हाँ ये लर्निंग टेक प्लेस करेगी, ये अधिगम होगा, उतना हुआ है या नहीं हुआ है, क्या फल आया है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के देखा जाता है कि शिक्षण का उद्देश्य कितना पूरा हुआ है। इन उद्देश्यों को सीमित समय एवं सीमित साधनों के माध्यम से आसानी पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इनको जो ये शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनको एक लिमिटेड टाइम, मतलब लिमिटेड समय और लिमिटेड चीज़ों के द्वारा आसान तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम अब आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे।